कर देंगे इसको, लग्न से लेके डिविजनल चार्ट तक, और बड़ी जल्दी समझ में भी आ जाएगा। तो डिविजनल चार्ट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए रहता है, सबसे पहले हमारे पास D1 चार्ट, D1 चार्ट में ना लग्न कुंडली बनी होती है, वो चाहिए। तो लग्न कुंडली तो सबके पास बनी हुई है कि नहीं, ये लग्न कुंडली देखिए, लग्न कुंडली सबके पास ये वाली बनी हुई है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे चाहिए होते हैं इसके ग्रह स्पष्ट, तो ग्रह स्पष्ट भी सबने किए हुए हैं। जैसे ये ग्रह स्पष्ट है, लग्न है 8 राशि 6 अंश 0 कला 0 विकला, सूर्य है 5 राशि 14 अंश, ये आप लोगों के पास है इस टाइप से। गुरुजी मेरे पास तो नहीं है। नहीं है तो ठीक है, नोट कर लेना ये वाला। ये हमने शुरू में डिविजनल जो हमने D1 चार्ट बनवाया है, लग्न निकालना सिखाई है, उसमें कराया है। जब हमारी रिवाइज होगी तो हम दोबारा इस सबको सिखाएंगे। जो चीज नहीं हुई है उसको आप, मैंने वीडियो भेजा हुआ था, उससे आप पढ़ सकते थे या पढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं किसी कारण हो पा रहा है तो हमारी रिविजन क्लास अभी बहुत जल्दी होगी। मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूँ 8 दिन से, तो 1 दिन की बात हो जी। सर मेरे पास वीडियो नहीं आए हुए। कोई बात, वीडियो भी पहुंच जाएगा। तो ये हमारी लग्न कुंडली है जिसमें हमने पिछली बार ग्रह स्पर्श कर लिए थे। और अब हम बात करेंगे डिविजनल 2 चार्ट। तो डिविजनल 2 चार्ट का मतलब क्या होता है, होरा कुंडली। कौन सी कुंडली? होरा कुंडली। होरा। तो आपने होरा कुंडली के बारे में सुना हुआ है, होरा लग्न होरा कुंडली। आप जब कंप्यूटराइज कुंडली बनाते हैं तो उसमें एक कुंडली होती है लग्न कुंडली, एक होती है नवमांश कुंडली, एक होती है चंद्र कुंडली। तो ऐसे ही उसके अंदर एक और कुंडली होती है, उसका नाम है होरा कुंडली। कितने लोगों को मालूम है होरा कुंडली के बारे में? यस सर। मालूम है? हाँ जी। तो जैसे यहाँ पर लिखा है D2, D2 का मतलब है डिविजनल 2, वो था डिविजनल 1। D1 माने लग्न और D2 माने होरा। तो D1 में 2 का भाग दे देंगे, तो D1 में 2 का भाग देंगे, मतलब एक राशि में कितने अंश होते हैं? 30 और अगर आप 30 में 2 का भाग देंगे तो कितने कितने अंशों में बढ़ जाएगा? 15 अंश के। हाँ, तो 0 से 15 अंश, ये देखिए आपके सामने लिखा है 0 से 15 अंश का पहला पार्ट होगा और 15 से 30 अंश का दूसरा पार्ट होगा। जब हम 30 में 2 का भाग देते हैं तो वो 15-15 अंशों में बढ़ जाएगी। होरा कुंडली जो है, कुछ पूछना है? हेलो, कोई बात नहीं, चलिए। होरा कुंडली का तात्पर्य, सबसे बड़ी बात ये और है, होरा किसे कहते हैं, होरा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, किसी को मालूम है? जितेंद्र शर्मा। अहोरात्र। एक अहोरात्र, अह माने क्या होता है? एक दिन। दिन और रात। अह माने दिन और रात्र माने रात्रि। दिन और रात मिला करके बनता है अहोरात्र। और अहोरात्र में से आ को हटा देते हैं और त्र को भी हटा देते हैं, आगे पीछे के शब्दों को हटा देते हैं, तो बन जाता है होरा। क्या बन जाता है? होरा। हाँ, होरा को सब। अब दिन का स्वामी कौन होता है और रात का स्वामी कौन होता है? दिन का स्वामी सूर्य, हाँ, रात का स्वामी चंद्रमा। चंद्रमा। सूर्य की राशि कौन सी है और चंद्रमा की राशि कौन सी है? सूर्य की राशि सिंह, चंद्रमा की राशि कर्क। हाँ, तो देखिए यहाँ पर साफ लिखा हुआ है 5 यानी सिंह और 4 माने कर्क। यानी या तो होरा सूर्य की बनेगी या होरा चंद्रमा की बनेगी, इनके अलावा किसी भी अन्य राशि की होरा कुंडली नहीं बनती। या तो ग्रह सूर्य की होरा में जा रहा है या ग्रह चंद्रमा की होरा में जा रहा है। क्या बोला मैंने? दोहराइए, क्या बोला? ये तो सूर्य की जाएगा तो चंद्र की होरा में जाएगा। हाँ, अब हमें देखना है कि सूर्य की होरा में कब जाता है और चंद्रमा की होरा में कब जाता है। तो हमें नियम नंबर 3 लिखना पड़ेगा कि विषम राशियों की पहली होरा विषम होती है। लिख लीजिए, विषम राशियों की पहली होरा विषम होती है। तो हमारे पास ये ग्रह स्पष्ट का चार्ट है और ये हमारे पास होरा कुंडली का चार्ट है। और इस प्रकार से हमको होरा कुंडली बनानी है, यानी आधा भाग ऊपर, ये पूरा एक मिलेगा, यानी 2 भागों में हमें बांटना है।
तो विषम राशियों की पहली होरा कौन सी होती है? विषम। विषम होता इसका मतलब 0 से 15 तक विषम होती है और दूसरी होरा सम होती है। देख लो, और दूसरी होरा सम होती है। सम होती है। अब दूसरी लाइन देखो, सब राशियों की पहली होरा सम होती है। अगर सम राशियों की पहली होरा सम होती है तो दूसरी कौन सी होगी? विषम। एक्सक्यूज सर, एक अच्छा, एक्सक्यूज अब सर, एक विषम और सम का तात्पर्य यह है, विषम माने सिंह की और सम माने कर्क की। हाँ समझे? हाँ, जी। बीबी पांडे जी कुछ बोल रहे हैं। सर थोड़ा सा एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। ठीक है, देखिए आप इसमें बताइए विषम राशियां कौन सी हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये विषम है और राशियां हैं, यस सर। है ना? अब इसके अंदर जो 5 साइन दिया है, सिंह राशि का साइन दिया है, वो सारा विषम है। हाँ जी सर। और जो 4 साइन कर्क का दिया है वो सम है। हाँ जी। है ना? तो आपको ये देखना है कि 0 से 15 अंश तक। अब देखिए मेष विषम है तो इसका पहला विषम सिंह हो गया, यानी कोई ग्रह राशि 0 से 15 अंश के अंदर होगी तो वो 5 में जाएगी। लेकिन अगर वो मेष राशि में 15 से 30 के अंदर है तो वो 4 में जाएगी। ठीक है? ऐसे ही सम राशि में अगर वो 0 से 15 है तो वो कर्क में जाएगा, और सम राशि में 15 से 30 है तो विषम में जाएगा। अब करते हैं प्रैक्टिकल। ये सबके लिए यही नियम लगेगा। लग्न का बताइए, लग्न कौन सी है और कितने अंश की है? सम है कि विषम है? ये लग्न सम है कि विषम है? विषम है सर। विषम है। कौन सी लग्न है ये? समय 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 नहीं, सम नहीं है, विषम ही है। ये तो यहाँ पर एक राशि घटा के लिखते हैं। अच्छा, ये चल चुका है इतना। हाँ, धनु है ये। धनु के 6 अंश। कौन सी है ये? विषम। बोलिए। धनु के विषम है 6 सर। अंश। हाँ, सूर्य विषम की के ओर है। 6। विषम में भी कौन सी सूर्य। राशि? राशि बोलिए। विषम में धनु आएगी। हाँ, धनु के 6 अंश। तो धनु के 6 अंश, यहाँ पर आप जाइए 9 नंबर, ये धनु है, दिख रहा है 9 नंबर? सबको दिखा? मेरा कर्सर दिख रहा है? यस सर। और ये 6 अंश किस में आ रहा है? 0 से 15 के अंदर। तो आप जाइए धनु के नीचे, कितना नंबर डला है यहाँ पर? सूर्य की ओर है। कितना लिखा है नंबर? सूर्य की ओर। 5। 5 लिखा है। आप अपनी कॉपी पे ऐसा वाला चार्ट बनाइए, और इस चार्ट में लगन की जगह पर क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? धनु के नीचे क्या मिला आपको 0 से 5 15 में? सूर्य। सिंह। 5 मिला ना? सिंह सूर्य। मिला ना? यस सर। तो लग्न से लग्न निकालेंगे और ग्रहों से ग्रह निकालेंगे। यानी कि पहले हम लगन निकालेंगे, हर डिविजनल चार्ट की पहले लगन निकालेंगे, और फिर जो 9 के 9 ग्रह हैं उनको इसमें ढूंढेंगे। तो हमारी क्या आई? यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा? 5। कितना लिखना पड़ेगा? 5 सिंह। हाँ, 5। अगर ऊपर 5 आएगा तो नीचे क्या चला जाएगा? 4। 4। आप लोग बना रहे हैं? अभी मुझे Yes, sir. बनाने के बाद, क्लास के बाद सब लोग भेजना, जिससे मालूम पड़ेगा कि सब लोग है ना क्लास में पढ़ते समय करते भी है। अगर आप करते हैं तो जल्दी सीखेंगे, नहीं करते केवल देखते रहते तो नहीं सीख पाएंगे। ठीक है? अब आप देखिए सूर्य को। सूर्य किस राशि में है? देखिए यहाँ पर दिख रहा है सूर्य ये किस तो राशि में? सब में कन्या राशि। जाएगा। कन्या में। कन्या में कितने अंश है? राशि 14 अंश। हाँ, 14 अंश है। तो आप जाइए यहाँ पर कन्या में, और 14 अंश यानी 0 से 15 वाला जो पहला वाला देखिए, तो कितने नंबर पे आ रहा है सूर्य? 4 कौन सी राशि नंबर में आ पे। रहा है? सूर्य कर्क में आ रहा है कि सिंह में? कर्क में। कर्क में। ओके, तो हम कर्क में सूर्य को रखेंगे। देखिए मैंने रख दिया। अब मैं नंबर से पूछूंगा। पंकुरी जी आप बताइए, चंद्रमा किस राशि में कितने अंश पर है? चंद्रमा किस राशि में कितने अंश पर है, ये देख के बताइए यहाँ से। चंद्रमा 8 अंश 31 8 अंश का है, लेकिन इससे पहले 11 लिखा है। 11 का मतलब 12। 12वीं राशि कौन सी है? मीन राशि। मीन। अंकुरी जी कौन सी राशि है? मीन। अभी
पंकज जी से पूछ रहा हूँ, अपन एक एक करके, इससे पता चलेगा, सबको समझ में आ जाएगा। तो मीन के 8 अंश, मीन कौन सी है, सम है कि विषम है, ऑड है कि इवन है? पंकज जी मीन है ना, ऑड है कि इवन है? इवन। इवन। गुरु आप मीन कैसे? भाई यहाँ पर जो राशि होती है वो एक कम होती है, बृहस्पति। अच्छा ये भोग चुकी है, 11 भोग चुकी है, 12वीं चल रही है इसलिए, ठीक है। तो आप यहाँ जाइए, पंकज जी यहाँ 12 नंबर लिखा है, और 12 के नीचे आप देखिए कि 0 से 15 वाली लाइन कौन सी है, ये वाली। और इस लाइन को आप आगे चलते जाएंगे तो कितना नंबर डला है बताइए पंकज जी? 4। इसका मतलब चंद्रमा हमारे कौन से नंबर में जाएगा? 4 में, कर्क 4 राशि। नंबर। हाँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे चंद्रमा। ठीक है, रजनी जी आप देखिए मंगल की कितने राशि अंश हैं? मेष में, जीवंश में है ये मेष में, ऊपर। जो मेष में, मेष ऑड है कि इवन है? मेष ऑड है गुरुदेव। ऑड है, तो 0 अंश किस में आ रहे हैं, सिंह में के ऊपर कर्क में? है गुरुदेव। सिंह में 5 के कर्क में? हाँ 5 4 मतलब 5 माने सिंह, 4 माने कर्क, तो सिंह में के कर्क में? सिंह में गुरुदेव। सिंह में। तो हम मंगल कहाँ रखेंगे, यहाँ सिंह में, यहाँ लिख दीजिए मंगल। ठीक है, ठीक मैंने है। लिख दिया, आप लोग भी लिख दीजिए। अब आपके बाद कौन है, बोरे एक मैडम है, कविता बोरे। बोरे मैडम है, कविता जी। हाँ सर। हाँ तो आप देखिए, बुध को बताइए, बुध किस राशि में कितने अंश पर है? बोल रहे कविता जी आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर, मेरे को आ रही है। चलिए, इनकी आवाज नहीं आ रही। अब ऐसी आप बताइए, बुध कौन सी राशि में कौन से अंश पर है? सर बुध जो है तुला राशि में है और 10 डिग्री का है। हाँ ठीक है, तो तुला और ऑड सर है, ये जाएगा इवन है? सूर्य की होरा में जाएगा सर। सूर्य की होरा में जाएगा, वेरी गुड, आपने बहुत जल्दी इसको पकड़ लिया। ये तुला में 10 अंश है और सूर्य की होरा में जाएगा, यानी कि सिंह राशि में जाएगा। तो हम यहाँ पर बुध को रख देंगे, अगर गलत आता है तो देखते हैं। आ गया, बहुत बढ़िया। अब कौन रह गया, ए बी आपका तो हो गया। और कौन है भाई जिससे मैंने नहीं पूछा? वेद प्रकाश जी आप बताइए, गुरु कौन जी। सी राशि कौन से अंश में है? ये गुरु जाएगा धनु में जाएगा, 23 अंश 48 कला पे है, और ये जाएगा आपके चंद्रमा की होरा में। धनु राशि और राशि है, और ये 23 अंश वाला जो पार्ट है वो नीचे का है, 15 से 30 वाला। तो आपने बोला 4 में जाएगा, माने कर्क में जाएगा, तो हमें बृहस्पति को कर्क में रखना है। ठीक है, तो देखिए आपका गुरु। जितेंद्र आप बताइए, शुक्र कौन सी राशि में कौन से अंश पर है? सर ये सिंह राशि में जाएगा। सिंह राशि में जाएगा, पहले बताइए, या कौन सी राशि कौन से अंश पर है? ये सर क्या कहते हैं, कर्क राशि है। नहीं कर्क नहीं है, ये 4 का मतलब 5 है, सिंह राशि के 4 अंश, ऐसे बोलो। हाँ सिंह राशि के 4 अंश है ना सर, 4 अंश, 4 कला और 16 हाँ, तो कला। सिंह राशि विषम है कि सम है? सिंह राशि तो विषम है। विषम है, तो हम विषम वाले पार्ट में यहाँ जा रहे हैं, और ये 4 के अंदर जा रहे हैं, तो ये 5 आ गया, मतलब सिंह आ गया। तो हमको शुक्र को सिंह में रखना है कि कर्क में? शुक्र को, हाँ शुक्र को रखेंगे हम सर कर्क में। कर्क में, देख लो ध्यान से। मेरे ध्यान लगा रहा हूँ सर, मैं भी समझ रहा हूँ। ये देखो भाई, सिंह का 0 से 15 तक कहाँ क्या लिखा है? 5 के नीचे आइए, इधर देखिए, मेरा कर्जर देखिए। हाँ सर, इसको रखेंगे हम सिंह, इसको हम सूर्य में सिंह में रखेंगे, सिंह में। हाँ सिंह में रखेंगे, ओके। तो ये हमारे शुक्र को हमने सिंह में रखना है, लेकिन ये गलत हो गया, नीचे चला गया। रॉन्ग आंसर आपने बोल दिया था पहले, तो उसने सुन लिया, लेकिन इसको हाँ उठा के ऊपर आप ऊपर रख दीजिए। अब ये जी। इसमें तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि इसने आपका वो ले लिया साउंड। ठीक है, अच्छा हाँ हाँ, पहले बोल दिया ना आपने कर्क, तो गलत हो गया है, लेकिन आप ऊपर कर देना इसको। ठीक है, जी। शनि कौन रह गया जिससे मैंने नहीं पूछा, नाम बताएं। मैं रही मंजू। हाँ मंजू जी आप बताइए, शनि कौन सी राशि कौन से अंश पर है?
मकर राशि 1 कंस 11 कला 55 मकर राशि कौन सी है, सम है कि विषम है? सम सम। तो यहाँ मकर राशि ये दी हुई है और ये एक अंश है, तो ये किस में आ रहा है? 0 से 15 वाली लाइन में आ रहा है, देखिए आ रहा है। तो मकर के नीचे कौन सी राशि दिख रही है? कर्क। मंजू जी आपको कर्क दिख रही है, 4 नंबर दिख रहा है। हाँ जी तो शनि को हम 4 में रखेंगे, 5 में? 4 में 4। ओके, आपने बोल दिया तो आपकी बात उसने ले ली, एक्सेप्ट हो गई। शनि, कर्क राशि में शनि। अब राहु की बात आएगी। कौन रह गया, आप बता दीजिए नाम, जैसे मंजू जी ने बताया था अपना नाम बताइए कि मैंने रह गया, सबका अभ्यास हो जाए जी। हाँ बोलिए, क्या बोला नाम? दुर्गेश। हाँ ठीक है, चलिए हाँ बताइए, राहु किस राशि में कितने अंश पर है? बृहस्पति में 29 है, ठीक है। तो बृहस्पति में 29 कहाँ जाएगा? सूर्य की ओर में, क्योंकि वो सब राशि में 15 से 30 में आ रहा है, तो राहु हमारे यहाँ पर आएंगे। और जहां राहु आएंगे वहीं केतु आएंगे। होरा कुंडली में ये खास बात होती है कि राहु केतु दोनों एक ही राशि में होते हैं। इस बारे में मैं पहले पढ़ा चुका हूं, अभी फिर लेक्चर होगा तो फिर बोलता रहूंगा कि राहु केतु कुछ कुंडलियों में, कुछ डिविजनल चार्ट्स में एक साथ होंगे, लेकिन सभी में एक साथ नहीं होंगे। तो 2 कुंडलियां तो मैं बता रहा हूं, एक होरा कुंडली जो D2 है और दूसरी कुंडली आएगी D30। D30 माने त्रिशांश कुंडली। कौन सी बोली मैंने? त्रिशांश। त्रिशांश कुंडली में राहु केतु एक साथ होंगे। लेकिन त्रिशांश कुंडली और होरा कुंडली में क्या अंतर है, किसी को मालूम है? नो सर। मैं आपको बताऊं, होरा कुंडली की खास बात यह है कि इसमें केवल सूर्य और चंद्र ही आधार है इसके। इसमें पंचतारा ग्रहों का कोई काम नहीं है। पंचतारा ग्रह कौन से हैं, कोई बताएगा? मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। हाँ, लेकिन त्रिशांश कुंडली में सूर्य चंद्र का कोई रोल नहीं है। त्रिशांश कुंडली में किसका रोल नहीं है? सूर्य चंद्र का। हाँ, यानी कि वहां पर कर्क और सिंह राशि प्रयोग नहीं होगी, बाकी सब राशियां प्रयोग होगी। माने पंचतारा ग्रहों की जो 10 राशियां हैं वो उसमें प्रयोग होंगी, लेकिन कर्क सिंह प्रयोग नहीं होगी। क्योंकि होरा कुंडली को किस लिए देखा जाता है? हाँ सर, यही जानना चाहता हूँ। हाँ, आप जानना चाहते हो, कोई बताएगा तब मैं बताऊंगा। धन संपत्ति के लिए जी, धन संपत्ति वगैरह देखने के लिए कि कितना धन होगा उसके पास में। धन संपत्ति, बहुत बढ़िया। और कोई बताएगा? और कोई बताएगा? जी वाणी के लिए, वाणी के लिए सर। वाणी के लिए। और कोई बताएगा? दूसरा भाव सुख भाव हुआ सर। हाँ, जो वेद प्रकाश जी ने बोला वो आंसर ठीक है। होरायाम धन संपदाम, उसका जो आप कभी कुंडली पढ़ रहे होंगे, कंप्यूटर में पढ़ोगे, वहां नीचे उसका स्लोगन लिखा रहता है, नीचे ऊपर कहीं, होरायाम धन संपदाम, यानी कि आपकी धन संपत्ति वैभव का विचार आप होरा कुंडली से करेंगे। और आपने आपके जीवन में आपके पास जो धन संपत्ति आई है वो आपकी पितृ कृपा से आई है या देव कृपा से आएगी, इस बात का विचार भी इस कुंडली से किया जाएगा। क्योंकि होरा के जो स्वामी होते हैं वो कौन होते हैं? सूर्य चंद्र पितृ और देवता। कौन होते हैं? पितृ और देवता। तो चंद्रमा की होरा के स्वामी होते हैं पितर। कौन के स्वामी होते हैं पितर? चंद्रमा की उड़ा के। हाँ, और सूर्य की होरा के स्वामी होते हैं देवता। क्या बोला मैंने? चंद्रमा के उड़ा के स्वामी पितृ, हाँ, और सूर्य के उड़ा के स्वामी देवता होते हैं। देवता। यदि ज्यादातर ग्रह सूर्य की होरा में चले गए हैं, इसका मतलब देव कृपा से, अर्थात स्व अर्जित, स्वयं की मेहनत से संपत्ति इकट्ठी करोगे। जी सर। और अगर ज्यादातर ग्रह चंद्रमा की होरा में गए हैं तो पितृ कृपा से आपके पास या तो पूर्वार्जित धन होगा या पितृ कृपा से धन मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2,
अगर ज्यादातर ग्रह चंद्रमा की होरा में गए हैं तो आप किसी ना किसी पूर्वज के प्रतीक चिन्ह के रूप में दोबारा पैदा हो गए हो। इसी परिवार में आपका पहले कभी यहाँ पर मतलब इस परिवार में आप थे। क्या बोला? आप अपने पूर्वजों के कोई उसमें वापस आ गए हो। वह आत्मा जो अपने ही परिवार में लौटकर वापस आ जाए उसके ज्यादातर ग्रह चंद्रमा की होरा में होंगे। दुर्गेश जी है क्या क्लास में? सर मैं लिख रहा हूँ सूर्य माने देवता से, सूर्य की होरा का देवताओं की कृपा और चंद्रमा की पितरों की। हाँ दुर्गेश जी से पूछ रहा हूँ। दुर्गेश जी है क्लास में? है क्या? बताइए। जो आत्मा वापस आती है वो किस होरा से आती है? चंद्रमा। जन्म पत्रिका सूचना पढ़ रहे हैं ना आप लोग या पढ़ चुके? हाँ तो उसमें ये वाली बात लिखी थी ना। हाँ ये बात यहाँ ध्यान रखने की है कि ज्यादातर अब यहाँ पर पितृ कृपा, देव कृपा, धन संपत्ति, हालांकि अभी फिलहाल आप D1 जो P1 वाले हैं उसे बनाना सीख रहे हैं, लेकिन आपको बाद में ये भी पता होना चाहिए या अभी से थोड़ी जिज्ञासा होना चाहिए कि हम क्यों बना रहे हैं। फालतू में मेहनत कर रहे हैं क्या? फालतू में कुछ नहीं कर रहे हैं। हर चीज का कोई ना कोई सार्थक उद्देश्य है। आने वाले समय में जब आप प्रेडिक्शन करोगे तो आपको ये सब चीजें बड़ी काम आएंगी। तो अब बात आ गई राहु केतु की। तो राहु केतु एक साथ हो गए और त्रिशांश कुंडली में भी राहु केतु एक साथ हो जाएंगे, लेकिन सूर्य चंद्र वहां पर नहीं होंगे। तो इसके पीछे बात यह है, अभी आपने बालारिष्ट प्रकरण पढ़ा था। बालारिष्ट प्रकरण मैडम ने पढ़ाया होगा फलित में या मैंने पढ़ाया होगा? अभी नहीं पढ़ाया बोले। तो बालारिष्ट प्रकरण चलो कोई बात नहीं। बालारिष्ट प्रकरण की बात यह है कि 4 वर्ष तक बच्चा माँ के कर्मों के या माँ के पूर्व जन्म के या वर्तमान कर्म के कर्मों के कारण कष्ट पाता है। क्या? 4 वर्ष तक। और 4 से 8 पिता के पिता के, और 8 से 12 अपने स्वयं। इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं किताब में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो बालारिष्ट प्रकरण को पढ़ना। बालारिष्ट 12 वर्ष का होता है, जिसमें से 4 वर्ष माता के कर्म और 8 वर्ष तक पिता, 4 से 8 पिता के और 8 से 12 स्वयं के कर्मों के द्वारा वो पीड़ित होता है। और इसके अलावा एक चीज और पढ़ाई गई होगी, मारक। मारक पढ़ाया? मारक है? कौन से भाव मारक होते हैं? कौन से भाव? अभी गुरुदेव वहां तक पहुंचे नहीं, लेकिन दूसरे साथ में दूसरा सातवां मारक होता है। से बात हो चुकी है, वो मारक वादक कारक सब पढ़ा चुकी है। कहीं ना कहीं रिवीजन में आपकी त्रुटि हो रही है। मारक भाव कौन से होते हैं जल्दी बताइए। 2 और 7 मारक 2 और 7। आपको कैसे पता चला? किसने बताए थे ये? पढ़े हैं सर। फिर अभी आप लोगों ने बोल दिया 2 7, इसका मतलब कहीं ना कहीं मारक की चर्चा आपसे हो चुकी है कि मारक भाव 2 और 7 होते हैं। तो आपको एक बात और आएगी कि कौन मारक नहीं होते, कौन से ग्रह हैं जो मारक नहीं होते? सूर्य चंद्रमा। सूर्य चंद्रमा, बिल्कुल ठीक। सूर्य और चंद्रमा कभी मारक नहीं होते। वो किसी मारक के साथ मिलकर के मारकत्व देंगे, लेकिन स्वयं मारक नहीं होते। इसके अलावा एक और है जो मारक नहीं होता, वो कौन है? गुरु। लग्न। गुरु तो सबसे बड़ा मारक है। हमारे चक्कर में फंस जाओगे तो 50 में से 0 नंबर देंगे। गुरु से बड़ा मारक कोई नहीं बताया गया है। ठीक है? गुरु हाँ सर है। दो मुझे लगा मैं जब स्पिरिचुअल पे जाऊंगा तो मेरी कहानी बहुत बढ़ जाएगी। दोनों मारक होते हैं, शनि और गुरु। गुरु आध्यात्मिक रूप से मारक होता है। ये कथा मैंने पहले सुनाई थी आपको कि गुरु कौन से कर्मों के दंड देता है और शनि कौन से कर्मों के दंड देता है। अभी मेरी पिछली फलित की क्लास में मैं बोल चुका हूँ इस बारे में। उसको मैं दोबारा मैं बता रहा हूँ कि सूर्य चंद्र मारक नहीं होते, लेकिन लग्न भी मारक नहीं होता है। लग्नेश को मारक का दोष नहीं होता। किसको मारक का दोष नहीं होता? लग्नेश को। लग्नेश को। हाँ तो 3 हो गए। सर हाँ जी सर जी। सर अगर लग्नेश स्वयं शनि हो जाए? कोई बात नहीं है, वो नहीं मार पाएगा, वो किसी और के द्वारा कहेगा, क्योंकि लग्नेश है ना। जी सर। बहुत कम लोग होते हैं जो सुसाइड करते हैं।
सर मेरे लगने शनि है। आपके लगने शनि है, तब भी आप अपने आप को नहीं मारोगे। आप जब मारोगे तो कोई ना कोई इसके अंदर माध्यम बनेगा, यानी शुक्र माध्यम बन जाएगा या कोई और माध्यम बन जाएगा। शुक्र का समझते हैं माध्यम? नहीं सर। अगर किसी लड़के ने या लड़की ने सुसाइड की तो उसका शुक्र मारक बन गया, मतलब लग्नेश मारक बना था, लेकिन शुक्र के माध्यम से कि उस लड़की ने उसको छोड़ दिया, धोखा दे दिया, या उस लड़के ने उसको धोखा दे दिया, तो जिसके कारण उसको सुसाइड करनी पड़ी। अच्छा, कारण कोई और है? कारण कोई और होगा, वो स्वयं नहीं होगा। समझ गए ना? जी सर। या उसका धन संपत्ति सब छिड़ गई, या उसका कोई अपमान हो गया बहुत ज्यादा कहीं जाकर के और फ्रस्ट्रेट हो गया, उन्होंने कहा नहीं अब तो, यानी बुध ने उसको कहीं ना कहीं रिश्वत में फंसा दिया। बुध जो है वो विलेप लगाता है, पूरे झूठे आरोप लगाता है और आदमी मर, तो उसमें लग्नेश का दोष नहीं है। लग्न ने कहा कि अब तो जीने का कोई मतलब ही नहीं है, बस। सर कौन लगाता है झूठे आरोप? बुध। बुध। ओके सर। सबसे ज्यादा विलेप कोई लगाएगा। आप उठा लेना बुध की कुंडली, जब भी आपके पास आए, बुध की दशा अंतरदशा आए। बुध नर्वस सिस्टम को कमजोर कर देगा, बुध कमर के निचले हिस्सों को सबको प्रभावित कर देगा, बुध चर्म रोग दे देगा, बुध झूठे आरोपों में घेर देगा। आपने किया नहीं है फिर भी कोई महिला ये कह देगी कि इसने मेरे वस्त्र फाड़ दिए और जेल पहुंचा देगा। संभल के रहिएगा जब भी बुध की पीरियड आए, महिला हो चाहे पुरुष। कोई ऐसा अभद्र पुरुष ये कह देगा कि इन्होंने मुझसे ये कह दिया, जैसे कुछ हमारे यहाँ जातिगत शब्दों का प्रयोग होने लगा है, तो किसी ने कहा नहीं तब भी उसने कह दिया अर्जन ने कि मेरे को ये शब्द कह दिया इन्होंने, और मालूम पड़ा कि जेल हो गई। डरते रहो किस? और हमारे पास तो कुंडलियां आती है तो हम उनको इकट्ठा करके रखते हैं, यही वाली चीजें कि ये कौन सी दशा में हुआ। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो कौन कौन मारक नहीं होते? सेल्फ मारक नहीं होते। सूर्य चंद्र लग्न। हाँ बिल्कुल ठीक, सूर्य चंद्र और लग्न को मारक का दोष नहीं लगता, यानी कि वो खुद मारक नहीं होते। तो अब बात करेंगे, जब सूर्य चंद्र लग्न मारक नहीं होते तो इसका मतलब ये तो धन संपत्ति वैभव आदि के लिए सबसे ज्यादा उत्तम होते हैं। इसीलिए धन संपदा में सूर्य चंद्रमा का ही प्रयोग किया गया है। इसीलिए होरा कुंडली में सूर्य और चंद्रमा को ही आधार माना गया है। लेकिन इसके अंदर राहु केतु एक साथ क्यों बैठे, इस बात पर चर्चा मेरी चल रही थी कि राहु केतु इसके अंदर एक साथ क्यों आ गए। क्योंकि राहु केतु एक दूसरे से कितने डिग्री पर रहते हैं? 180 डिग्री पे। 180। हाँ 180 डिग्री पर रहते हैं। लेकिन राहु केतु जब अपने आप से 180 डिग्री पर रहते हैं तो ऐसे घर के दो मेंबर जो सदैव जिनके विचार नहीं मिलते 180 डिग्री पर रहते हैं, वो कौन है? पति पत्नी। क्या बात कही, पति पत्नी। हाँ, इसका मतलब पति पत्नी राहु केतु है कि नहीं? जी गुरुदेव, 36 का आंकड़ा। 36 का आंकड़ा। लेकिन जब कोई आपकी प्रॉपर्टी पे आपका पड़ोसी हमला कर दे तो आपस में लड़ रहे होंगे तब एक हो जाते हैं कि नहीं? जी गुरुदेव। हाँ, आप आपस में लड़ रहे हैं अपने कारणों से, अपने घरेलू कारणों से। एक दूसरे के विचार किसी कारण से कि नहीं नहीं तुमने लौकी क्यों बना दी, मुझे तो तोरई ही खानी थी, वो एक झगड़ा आपस का राहु केतु का चलता रहेगा। वो अलग भी नहीं है और वो एक भी नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही तो शरीर है। वो क्या एक ही है? दो अलग अलग हो गए? तो पति पत्नी भी तो एक ही है। समय समय पर उनका टकराव होता है, समय समय पर मिलते हैं बिछड़ते हैं। लेकिन जब कोई उनकी संपत्ति पर अटैक करता है तो वो दोनों क्या हो जाते हैं? एक साथ एक जाते हैं। और इसीलिए होरा कुंडली में दोनों एक साथ बैठेंगे। अब मैं बात करूंगा त्रिशांश कुंडली में दोनों एक साथ क्यों आते हैं। क्योंकि त्रिशांश कुंडली में सूर्य और चंद्रमा नहीं है। सूर्य चंद्रमा को मारकत्व का दोष नहीं लगता, तो पंच तारा ग्रह मारक होते हैं। क्या होते हैं? मारक होते हैं। अगर पंचतारा ग्रह मारक होते हैं तो मंगल बुध गुरु शुक्र शनि ये मारक देते हैं। इसीलिए उसका नाम है त्रिशांश कुंडली का त्रिशांशे अरिष्टम। क्या नाम है उसका? अधिकतम। अरिष्टम माने त्रिशांश कुंडली से अरिष्ट का विचार किया जाता है। बीमारी, परेशानी, दुख, कष्ट, किसी का एक्सीडेंट हो जाना, किसी मतलब किसी भी प्रकार का कष्ट जीवन में आया है तो त्रिशांश कुंडली देख करके वहां से पता चलेगा कि त्रिशांश से अरिष्टम। और वहां पर भी राहु केतु एक साथ हो जाते हैं
तो जब कोई पीड़ा दोनों में से किसी एक पर आ जाए या परिवार में पीड़ा आ जाए तो राहु केतु एक साथ हो जाते हैं, अर्थात वो पति पत्नी दोनों मिल करके उस पीड़ा से, उस कष्ट से, उस समस्या से लड़ते हैं। होता है कि नहीं ऐसा? 99% ऐसा होता है कि नहीं होता? उदाहरण बहुत बढ़िया समझाया गुरु, याद रहेगा हमेशा। माता पिता दोनों झगड़ रहे हैं, लेकिन किसी का बच्चे को तकलीफ हो गई तो माता पिता अपना झगड़ा भूल करके दोनों वहां पर एक होंगे कि नहीं होंगे, बताइए बस। जी गुरुदेव। जी जी होंगे ना। इसका मतलब अरिष्ट के समय पर दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो जो पति पत्नी या माता पिता जो भी हैं, वो जो स्पाउस है, कहने का मतलब जो स्पाउस है वो वहां जाकर एक हो जाएगा। तो इसीलिए अरिष्ट में यानी जे दुख में और धन संपत्ति में दोनों एक साथ हो जाते हैं। कुछ कुंडलियां और हैं जिनके बारे में भी बताऊंगा और वहां भी बताऊंगा कि क्यों एक होते हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर D1 चार्ट, डी हमने बनाना सीखा, अब D2 चार्ट बनाना आप सीखे। कितने लोग हैं इसको बना पाएंगे D2 चार्ट को? अभी जो देखने के बाद समझ में आ गया कि नहीं आया सबको? ऐसा बंदा जिसको आगे। नहीं आया बोल दो मुझे नहीं आया बस। इसका मतलब सबको आ गया। गुरुजी मैंने लेट क्लास ज्वाइन की थी, मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया। आपका शुभ नाम? नरेंद्र। नरेंद्र जी, ओके। लेट हो गए आप। चलिए मैं आपको दोबारा सर, परिभाषित सर, करने सर, जी। अगर आप मुझे आज्ञा दे तो मैं समझा दूंगा इन्हें। बिल्कुल समझाइए चलिए। नहीं अभी नहीं सर, अभी नहीं, अच्छा, बाद में। नहीं बाद मैं में तो फोन कह रहा नंबर हूँ अभी स्पष्ट कर दीजिए, 4 लाइन में बता दीजिए मैंने क्या बताया। नहीं सर, आपके सामने नहीं। नहीं मैं चला जाता हूँ। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। सर आप अच्छा समझाएंगे, आप ही अच्छा आप ही समझा दीजिए। नहीं मैं तो जनरल बात केवल इनको 4 लाइन गाइड कर रहा हूँ, बाद में आप इनको समझा देना। जी सर, बाद में मैं नरेंद्र जी आप अमेश जी से दोबारा समझ लेना, लेकिन मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ यहाँ पर ये डिविजनल चार्ट 2 है। एक राशि में 30 अंश होते हैं, 2 का भाग देंगे तो वो 15 भाग अंश में बढ़ जाएगा। पहला भाग 0 से 15 अंश का है, दूसरा 15 से 30 है। सभी विषम राशियों की पहली राशि विषम होती है, यानी सूर्य की राशि होती है सिंह और दूसरी राशि सम होती है। लेकिन सभी सम राशियों की पहली राशि सम होती है और दूसरी विषम होती है। इसी तरीके से आपको लग्न से लग्न साधन करना है और ग्रह से ग्रह साधन करना है। यहाँ पर लग्न धनु 6 अंश है, यानी ये विषम के 6 अंश है। तो हम यहाँ पर विषम राशि में 6 में मतलब धनु में गए और 6 अंश वाला पहला वाला चक्र देखा तो यहाँ पर मिलता है। इसका मतलब इसकी लग्न जो है वो धनु सिंह आएगी, तो हमने यहाँ पर सिंह लग्न। इसी प्रकार से हम जब यहाँ पर सूर्य में गए, सूर्य कन्या राशि में 14 अंश पर है, तो ये सम राशि है और 14 अंश है, तो हम यहाँ पर सम में जाएंगे इस चार्ट में और ये 0 से 15 देखेंगे तो यहाँ 4 मिल रहा है, तो हम 4 में सूर्य को बात समझ में आई नरेंद्र जी आपको? जी। इस तरीके से आप सारे ग्रहों को इसके अंदर यहाँ से ग्रह लेते जाना और यहाँ लगाते जाना, और इस वीडियो को दोबारा देख लेना, ये आएगी आपके पास रिकॉर्ड होके। जी समझ में आए तो आप अमेश जी से समझ लेना। अब मैं बात कर रहा हूँ डिविजन 3 चार्ट की, जो आपके सामने आ गया है दृश क्रांत चार्ट। दृश क्रांत से भ्रातृ सौख्यम देखा जाता है, भाई बंधुओं का सुख, मित्रों का सुख, परिवार का सुख, ये इससे देखा जाता है। तो दृश क्रांत में, दृश क्रांत का मतलब है 3 D3, तो 30 में कितने का भाग देंगे? 3 का सर 10 डिग्री। बिल्कुल ठीक है, 3 का भाग देंगे। और जब हम 3 का भाग देंगे तो हमारे अंश हो जाएंगे 10-10, 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30। समझ गए? यही होंगे ना? हाँ, तो अब आप इसके लिए रूल लिखिए कि किसी भी राशि का पहला दृश क्रांत 0 से 10 अंश तक उसी राशि में रहता है। 0 से 10 अंश तक जिस राशि में ग्रह स्थित है उसी में रहता है। ऐसे लिख लीजिए, D3 चार्ट में 0 से 10 अंश तक ग्रह जिस राशि में है उसी राशि में रहता है। क्या लिखा?
कोई बोल के सुनाए अधिग्रह क्या लिखा? 0 से 10 में है। हाँ, तो जिस अधिग्रह राशि 0 से 10 में है तो उसी राशि में रहेगा जिसमें वह पहले से है। हाँ, बहुत बढ़िया, सही लिखा आपने। आप दूसरा लिखिए, अगर ग्रह 10 से 20 अंश के अंदर है, यदि ग्रह 10 से 20 अंश के अंदर है तो अपनी स्थित राशि से पांचवी राशि में जाएगा। तो अपनी स्थित राशि से पांचवी राशि में जाएगा। पढ़ के सुनाइए क्या लिखा। ग्रह 10 से 20 अंश के अंदर है तो अपनी स्थित राशि से पांचवी राशि में जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब तीसरे लाइन लिख लो, ग्रह 20 से 30 अंश में है तो अपनी स्थित राशि से नवी राशि में जाएगा। यदि ग्रह 20 से 30 अंश पर है तो अपनी स्थित राशि से नवी राशि में जाएगा। अब बोल के सुनाइए क्या लिख लिया। अधिग्रह 20 से 30 अंश में है तो अपनी स्थित राशि से हाँ, अपनी स्थित नौवें राशि स्थान में जाएगा। नवी राशि में जाएगा। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये ट्रेंगल है, त्रिकोण है, 1 5 9, जहां भी बैठा है पहला उसी स्थान में, दूसरा उससे 5वें में, तीसरा उससे 9वें में, यानी दृष्टिकारण कुंडली माने त्रिकोण कुंडली है। हर राशि का त्रिकोण बनेगा। मेष का 1 5 9 बन जाएगा, दो वृषभ का 2 6 10 बन जाएगा, तुला का 3 7 11 बन जाएगा, कर्क का 4 8 12 बन जाएगा। ऐसे ही सबके त्रिकोण बनते चले जाएंगे। तो हम चार्ट से रखना चाहे चार्ट से रख ले, बिना चार्ट के रखना है बिना चार्ट के रख ले। तो लग्न क्या है? धनु। क्या है लग्न? देखिए 8 धनु। धनु। और कितने अंश की है? 6 अंश की है। 6 अंश की है। 6 अंश की है ना। तो ये 10 के अंदर आ रही है। जी गुरुदेव। तो ये उसी राशि में रहेगी या पांचवी में जाएगी या नवी में जाएगी? गुरुदेव अपनी राशि में ही रहेगी। हाँ, तो जिसमें है उसी में रहेगी। इसका मतलब इसकी दृष्टिकारण लग्न क्या होगी? धनु। धनु। तो आप ऐसे आइए 9 नंबर लिखिए धनु, और इस प्रकार से जो D1 में आपने नंबर डाले थे ऐसे करके ये नंबर डाल दीजिए, और इस कुंडली का नाम होगा D3। अब सूर्य को देखिए कौन सी राशि में कौन से अंश पर है। नंबर 1 वेद प्रकाश पांडे सूर्य के बारे में। सूर्य कहाँ जाएगा? कन्या में 14 है तो कौन सी में जाएगा? ये सूर्य दूसरे दृष्टिकोण में जाएगा। हाँ, तो ये कन्या, ये है कन्या से कन्या के दूसरे दृष्टिकोण में जाएगा। हाँ, तो कौन सी राशि में भेज दे? इसको 10 में भेज दीजिए सर, मकर में। मतलब अब कन्या राशि से पांचवी राशि में जाएगा। तो कन्या राशि से पांचवी राशि देखो, हम यहाँ पर गिनते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और यहाँ पर आ गए सूर्य। ठीक है। अब मंजू जी आप बताइए, चंद्रमा कौन सी राशि में जाएंगे? मंजू भारद्वाज है। मीन राशि में 8 अंश है, बताइए कहाँ जाएंगे? अच्छा, कविता जी है। नहीं समझ में आ रहा सर मुझे। जी, चंद्रमा मुझे नहीं आ रहा समझ। क्यों नहीं आ रहा? देखिए जिस राशि में है उसी में रहेगा। तो चंद्रमा कौन सी राशि में है? मीन राशि। मीन राशि में है। मीन राशि में है, बोला ना हमने। अगर ग्रह 10 अंश के अंदर, 8 अंश कितने अंदर आ गए? 10 के अंदर आ गए ना, 8 है ना। तो उसी में रहेगा। अगर जैसे ये 14 थे ऊपर वाले में, तो ये 10 से 20 में चले गए, ये वाले, है ना। ये 10 से 20 वाले ये दूसरे में चले गए, मतलब दूसरे देशकाल में, ये पहले में ही रहेंगे। ऐसे यहाँ पर 23 है, ये तीसरे में चले जाएंगे। तो आपको ये ध्यान देना है। तो मीन राशि में 8 अंश माने उसी में रहेगा। तो आपको यहाँ पर चंद्रमा कौन सी राशि में रखना है? मीन राशि में गुरुदेव। मीन में रखना है, बिल्कुल ठीक है। तो चंद्रमा मीन में आ गया। अब आप बताइए रजनी जी, मंगल कौन सी राशि में जाएंगे? सर मंगल मेष राशि में ही जाएगा गुरुदेव। मेष में ही जाएंगे, क्योंकि वो मेष के 0 अंश पर है, 0 से 10 में है, इसलिए मंगल को यहाँ रखेंगे। जीतेंद्र आप बताइए, बुध कहाँ जाएंगे?
गुरुदेव इसमें अंश में भी फर्क पड़ेगा कला विकला के अंश उसमें? में फर्क पड़ेगा बिल्कुल। अगर 10 से थोड़ा ऊपर चला गया तो ये दूसरा हो गया कला से। तो ये हाँ सर, द्वितीय में चल जाएगा। तो जोनस मिल जाएगा। वो तुला में बैठे हुए हैं, 10 अंश से ऊपर है। बताइए किसमें हाँ। जाएंगे? और ये अपने जाएंगे सर, हटके जाएंगे ये। किसमें जाएंगे, मकर में के कुंभ में? कौन से जाएंगे सर? कुंभ में। कुंभ में, ठीक है। ओके, आप माइक बंद करेंगे। आप बृहस्पति, पंकुरी जी आप बताइए बृहस्पति किसमें जाएंगे? पंकुरी जी क्लास में हैं? जी चली गई क्या? नहीं हाँ बताइए बृहस्पति किसमें है और कहाँ जाएंगे? धनु के 23। वो लाइन पढ़ी है आप, तीसरी वाली। जो मैंने अभी 3 लाइन लिखाई है, तीसरी लाइन पढ़िए। पंकुरी जी 20 से 30 वाली लाइन पढ़िए। नवी राशि में। तो 9th हाउस में। हाँ 9th हाउस में, बिल्कुल ठीक है। धनु से ये तीसरे में जाएंगे तो यहाँ पर आएंगे सिंह में, तो बृहस्पति आ गए सिंह में। स्थान है ना ठीक है? त्रिकोण। हाँ त्रिकोण, बिल्कुल ठीक है। अब अमेश जी आप बताइए शुक्र कहाँ जाएंगे? अमेश जी शुक्र को बताइए। सर वहीं रहेंगे। वही रहेंगे क्योंकि वो सिंह राशि में 4 हैं, तो वही रहेंगे। तो ये कर्क राशि, ये बिल्कुल ठीक है, सिंह राशि में शुक्र वही है। अब नरेंद्र जी आप बताइए शनि कहाँ जाएंगे? गुरुजी खुद की राशि में रहेंगे। उसी में रहेंगे, बिल्कुल ठीक है, तो शनि उसी में रहेंगे। और दुर्गेश जी आप बताइए राहु कहाँ जाएंगे? गुरुजी तीसरे में। तीसरे में मतलब हाँ। मतलब कौन सी नंबर राशि में जाएंगे बताइए? नवी राशि। उसमें 10वीं। 10वीं राशि, बिल्कुल ठीक है। गुरुजी 10वीं राशि हाँ में। शनि। हाँ 2, 6, 10, बिल्कुल ठीक है। और केतु कहाँ जाएंगे? केतु नवीं राहु में के जाएंगे। सामने तीसरे जाएंगे। में जाएंगे। वृश्चिक में बैठे हैं तो उससे 7वीं में जाएंगे, ये आ गए। सामने इस में। तरीके से D3 बन गया, यानी कि आपको D2 बनाना आ गया, D3 बनाना आ गया। अब D3 के देवता कौन होते हैं ये और सुन लीजिए, ठीक है? D3 के देवता होते हैं, पहले वाले के देवता होते हैं नारद। कौन होते हैं? नारद। हाँ नारद जी का पहले नाम वाले सुना का हुआ मीनिंग सर? है? सर पहले वाले का मीनिंग क्या हुआ? नारद जी के बारे में सुना हुआ है, नारायण नारायण। नहीं सर, आप कह रहे हैं ना पहले वाले के होते हैं नारद। आप पहले वाले 0 से 10। अच्छा 0 से 10, ठीक है सर। पहला देशकाल 0 से 10 माना जाता है, दूसरा देशकाल 10 से 20 माना जाता है, तीसरा देशकाल 20 से 30 माना जाता है। इसको आप फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लीजिए। 0 से 10 का पहला, 10 से 20 का दूसरा और 20 से 30 तीसरा। 3 भागों में बांटा है ना अपन ने इसको। यस सर, यस सर, हो गया। हाँ जी सर, समझ आ गया। आप समझ लीजिए पहले देशकाल के स्वामी कौन होते हैं देवता? नारद। नारद। नारद कैसा है? नारद का स्वभाव कैसा है? इधर की उधर नारायण करना। नारायण। संचरित रहना, चलते रहते हैं, वो एक जगह रुकते नहीं है। और नारद जिसको मिल जाते हैं, जिसको नारद मिल जाते हैं उसको कौन मिल जाता है? नारायण। नारायण। हाँ उसको भगवान मिल जाते हैं। नारदो देव दर्शन, हाँ ऐसा सूत्र कहा गया है। अगर आपको जीवन में नारद जी मिल गए यानी आपको भगवान जरूर मिल जाएंगे, ठीक है? अब दूसरे नंबर का जो देवता है वो है अगस्त। कौन है? अगस्त मुनि। अगस्त ऋषि की खास बात क्या है? क्रोधित थे वो बहुत ज्यादा? नहीं, उनके पेट में सब समा जाता है, उनके मन की बात को जानना आसान नहीं होगा। वो पूरा समुद्र पी गए। हाँ जी। सीता जी का उन्होंने, राम जी ने न्योता कर दिया तो सीता जी की सारी पूरी खाते गए, तो सीता जी थक गई। गणेश जी आ गए बनाने, रिद्धि सिद्धि बनाने आ गई, सब लोग थक गए। मालूम है ये बात?
ये कहानी किसको नहीं मालूम है? गुरुदेव। नहीं मालूम तो अगली बार सुना देंगे, है कि भैया राम जी ने कहा न्योता कर दो, और ऐसा ब्राह्मण बुलाओ। सीता जी ने कहा कि भैया कुछ खाए, क्योंकि ऐसे ऐसे ब्राह्मण आते कुछ खाते ही नहीं है। नेक सी कटोरी में दो तो उसमें कहते बस बस हो गया। तो बोले ठीक है, आज सीता जी आप भोजन की व्यवस्था करो, आज आपके लिए एक अच्छे ब्राह्मण का न्योता करते हैं। तो अगस्त ऋषि का न्योता कर दिया। अब सीता जी बनाए जा रही है और अगस्त ऋषि खाए जा रहे हैं, और राम जी की तरफ देख रहे हैं कि महाराज बताओ। अब सीता जी थक गई। सीता जी ने गणेश जी को याद किया, गणेश जी आ गए। गणेश जी कढ़ैया में बैठ गए झाड़ा लेकर के। सीता जी बना रही है, रिद्धि सिद्धि भी पूरी बना रही है, और सब लगे हुए पसीने पसीने हुए जा रहे हैं, और अगस्त ऋषि खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। और सीता जी बार बार पूछती है महाराज और लाए? अरे अभी तो शुरुआत हुई है। तो क्या हुआ अंत में, क्या हुआ? राम जी ने इशारा कर दिया। जैसे ही राम जी ने इशारा किया तो नारद अगस्त ऋषि ने कहा कि हो गया, पर्याप्त है। तो उन्होंने कहा कि जल तो पिलवा दो। क्या कहा उन्होंने? अगस्त ऋषि ने जल तो पिलवा दो। तो उन्होंने कहा सुनो, इस जन्म में आपको भोजन कराया है, अगले जन्म में आपको जल पिलवाएंगे। त्रेता से द्वापर में, द्वापर त्रेता की जो कथा है, तो भगवान ने उनको जल कब पिलवाया, कहाँ पिलवाया मालूम है? जब गोवर्धन पर्वत पर बारिश हुई। अच्छा। और पूरा पर्वत पर जब पानी आ रहा था तो इंद्र सोच रहा था कि पानी नीचे क्यों नहीं जा रहा। तब एक कोने पर वो अगस्त ऋषि जो है पूरे पानी को समाये जा रहे थे। तो जो उस जन्म में राम के समय पर उन्होंने जो भोजन किया था, तो दूसरे युग में जाकर के उनको जल मिला, तब जा उनकी तृप्ति हुई। कथा ऐसी नहीं बनी हुई है। तो अगस्त वो होता है जो सब बातों को पचा जाता है। उससे कुछ भी कह दो, कैसा भी कह दो, लेकिन उसके बाद से आप उससे निकलवा नहीं सकते। ठीक है। नारद अगस्त के बाद तीसरे देवता कौन से हैं? दुर्वासा। अभी दुर्वासा के बारे में कोई बोल रहा था, क्या करते हैं दुर्वासा, कैसे होते हैं? उदित थे गुरुदेव। हाँ, उन्होंने शकुंतला क्रोधित हो जाते हैं। प्रोत्साहन बार बार क्रोधित होने से क्या होता है? फायदा के नुकसान? नुकसान होता है गुरुदेव। हानि। जो बात बात पर गुस्सा करता है वो अपना स्वयं का नुकसान कर बैठता है। तो दुर्वासा ऋषि ने भी बार बार गुस्सा किया और बार बार उनको अपमान सहना पड़ा। उन्होंने अनेक ऋषियों के साथ अनेक जगहों पर, जैसे अम्बरीश की कथा उसमें आई है भागवत में, तो उन्होंने अम्बरीश की परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए, और व्रत खोलने की बात थी तो फिर वो सुदर्शन चक्र भगवान ने छोड़ दिया। दुर्वासा जी पैरों में पड़ गए कि ऐसे व्यक्ति से माफी मांगो जिसने एकादशी की हो। तो वापस अम्बरीश के पास गए, उसने ही क्षमा की। और ऐसे ही जब उन्होंने भोजन का निमंत्रण किया था, क्या नाम है उसका, उसका नाम क्या है? मेरी आवाज आ रही है सबको? जी गुरुदेव। हाँ, यस सर। हाँ जी। भोजन का निमंत्रण किया था दुर्योधन ने। दुर्योधन ने देखा कि आज जो है पांडवों ने भंडारा किया हुआ है और उनके यहाँ भोजन है। तब उन्होंने कहा कि अब इनका भोजन का कार्यक्रम समाप्त होने वाला है। तब उसी समय उसको मन आया कि दुर्वासा ऋषि को न्योता कर दिया जाए, जिससे कि इन पांडवों की किरकिरी हो जाए। क्या हो जाए? किरकिरी हो जाए। हाँ, तो उन्होंने न्योता कर दिया कि महाराज हमारे इतना बड़ा भंडारा चल रहा है, पांडव भाई हमारे कर रहे हैं और आप लोग भोजन करने नहीं आए, तो आप पहुंचो वहां पर। तो बोले ठीक है। अब भैया सारा भोजन समाप्त हो गया था लगभग, और उस समय दुर्वासा ऋषि अपने सारे मंडली को लेके पहुंच गए, और उन्होंने कहा कि अरे युधिष्ठिर तुम्हारे यहाँ जो भंडारा है तुमने बताया नहीं हमको, जाओ भोजन लगवाओ। तो बोले अरे महाराज बिल्कुल, आप लोग बैठिए। अच्छा, तो उसको क्या नाम है, उसकी पत्नी, युधिष्ठिर की पत्नी जो थी द्रौपदी, उनको बोला गया कि अब हमारे संत लोग आ गए हैं और इनके लिए भोजन लगाया जाए। तो जैसे ही भोजन लगाने की बात आई तो द्रौपदी एकदम टेंशन में आ गई, क्योंकि भोजन तो समाप्त हो चुका था और इधर भगवान वासुदेव की कृपा थी। तो ऋषियों ने कहा कि आप भोजन लगाने की तैयारी करो, जब तक हम यहाँ पर बगल में जो नदी है उसमें स्नान करके संध्या वंदन करके आते, आप भोजन लगाइए। तो इतना कहना था और वो अपने संध्या करने के लिए जल किनारे गए। उसी बीच में द्रौपदी ने कहा हे वासुदेव कृष्ण, हे वासुदेव कृष्ण, भगवान कृष्ण प्रकट हुए
और उन्होंने पूछा, हे द्रौपदी क्या हुआ? बोले अरे या ऋषि आ गए हैं, उनको भोजन कराना है और यहाँ तो जो हमारा भोजन पूर्ण हो गया है। तो उन्होंने कहा मैंने जो तुमको अक्षय पात्र दिया है देखो उसका उसमें कुछ तो होगा। बोले कुछ नहीं, उसको तो हमने वहाँ जो माजने का स्थान होता है वहाँ रख दिया है। तो बोले उसके खोल के तो देखो, पलट के तो देखो, तो उसमें एक अन्न का दाना लगा हुआ था। तो क्या कहा भगवान ने उससे? एक अन्न का ये दाना सुख देगा तुमको खाना। हाँ, तो हे द्रौपदी तुम उस एक अंडे के दाने को ही मुझे दे दो और उसी से तुम देखो चमत्कार। भगवान ने वो अन्न का दाना लिया और मुख में रख लिया। उधर ऋषि मंडल जो स्नान कर रहे थे उनको पेट में डकार आई और उन्होंने कहा भैया अपने तो पेट में ऐसे डकार आ गई, अब तो कुछ खाने की स्थिति में रहे नहीं है। अभी युधिष्ठिर के यहाँ जाएंगे, सारा भोजन लगा होगा तो वहां खाना नहीं खाएंगे तो वहां पे अपने को तिरस्कार झेलना पड़ेगा। इसलिए अच्छा है कि अपन यहीं से निकल लो। और वो सब के सब वही के वही चले गए। समझ गए? दुर्वासा ऋषि। तो ऐसी भगवान की लीलाएं हैं बड़ी बड़ी। तो भगवान पे भरोसा करिए, सब अच्छा होता है। भगवान बस अनन्यास चिंतयन्तु ये माम है, क्या कहा गया है श्लोक? अनन्यास चिंतयन्तु ये माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं बाह्यम। जो मेरी अनन्य चिंतन और भक्ति करते हैं, जो पूर्ण रूप से मेरे उपासना करते हैं, मुझे समर्पित रहते हैं, उनके योग क्षेम की चिंता मैं करता हूँ, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। आज की क्लास को यही विराम करते हैं। अगली क्लास में आप हमारे को अपनी जो कुंडलियां हैं, मैं आपको कुंडली भेजता हूँ, जो भी डिग्री वाली भेजता हूँ, उसके आप दृश्य करण और D1 मतलब D2 और D3 चार